साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी खोज हो सकती है या सबसे बड़ी गलती। स्टीफन हॉकिंग। प्रकृति ने मानव बनाया और मानव में बुद्धि जैसी व्यवस्था बना दी, इंटेलिजेंसी जैसी व्यवस्था बनाई। इसको प्राकृतिक बौद्धिक व्यवस्था कहा जाता है। इसलिए मानव को में बुद्धि होने, मेधा होने की वजह से मानव को मेधावी मानव अर्थात होमो सेपियंस कहा जाता है। इसी मेधा या बुद्धि की वजह से मानव सोच समझ सकता है, भावनाएं व्यक्त कर सकता है, निर्णय ले सकता है और आगामी विकास और अनुसंधान भी कर सकता है। इसी प्रकृति ने मानव प्राकृतिक बुद्धिमत्ता बनाई और इसी मानव ने ऐसी बुद्धिमत्ता, ऐसी मशीन बना दी जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। और वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसे कि मानव मस्तिष्क ने बनाया, मानव मस्तिष्क को ही फेल करता जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मानव मस्तिष्क से बढ़कर के आगे काम करता जा रहा है। इस प्राकृतिक रूप से मानव में जो बुद्धिमत्ता है, मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय हर जगह दिया है। अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का उपयोग कर यंत्र मंत्र तंत्र और ग्रंथ की विशाल काय व्यवस्था बना दी और आगे चल करके इसी मानव ने ऐसी मशीन बना दी जो कि कृत्रिम रूप से बड़े बड़े काम कर सकती है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के रूप में कई बार मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता का विशिष्ट परिचय भी दिया है, जिसमें शकुंतला देवी जो कि मानव कंप्यूटर के नाम पे जानी जाती हैं और बड़ी बड़ी गणितीय जो गणनाएं थी सेकंडों में कर लिया करती थी। तो इससे विदित होता है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता की असीम क्षमताएं हैं। इसी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके मानव ने बड़े बड़े अनुसंधान और विकास कार्य का संपादित किए। इसी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर मानव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बनाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में सबसे सरल जो व्यवस्था आती है कैलकुलेटर के रूप में आती है। कैलकुलेटर जो कि गणित की संगणना को बहुत आसानी से कर देता है। आगे विकास हुआ और कंप्यूटर आ गए। कंप्यूटर के युग में आगे और सुपर कंप्यूटर भी आए और इन्हीं कंप्यूटरों ने एक विशाल व्यवस्था इंटरनेट की कर दी। डेटा विस्फोट हुए और छोटी छोटी चिपों में अनंत डेटाओं का संग्रहण हो गया। इसी डेटा संग्रहण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रास्ते को बहुत विकसित और विशाल काय कर दिया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैसे विकसित हुई इसको हम समझ लेते हैं, कैसे इनके विकास के जो प्रमुख चरण हैं और मानव जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एकदम हाजिर जवाब, जब चाहे आप जो भी प्रश्न करें तुरंत जवाब मिलेगा। भावनाएं भी व्यक्त होंगी और इंसान की तरह व्यवहार भी करना शुरू कर देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो कि मशीन लर्निंग के रूप में, डीप लर्निंग के रूप में और ऑटोमेशन के रूप में हमको देखने को मिलता है। ये एआई की जो उत्पत्ति है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो शब्द है, इसको एलन ट्यूरिंग ने दिया था। एलन ट्यूरिंग ने एक रिसर्च पेपर लिखा और लिखा क्या मशीन सोच सकती है, कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है। और इसके लिए एक टेस्ट भी किया जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। एक तरफ इंसान बैठा दिया गया और दूसरी तरफ एक मशीन और एक इंसान बैठा दिया गया। इंसान या जज के द्वारा जो प्रश्न किया गया तो जज ने यह डिवाइड नहीं कर पाए कि यह उत्तर मशीन ने दिया कि इंसान ने दिया। यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का विकास शुरू हो जाता है। आगे 1956 में डार्ट माउथ सम्मेलन हुआ। इस डार्ट माउथ सम्मेलन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई को मान्यता मिली और जॉन मैकार्थी पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस शब्द को प्रयोग किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई का लगातार अनुसंधान और विकास होता रहा और ऐसे एक्सपर्ट्स, ऐसे सुपर कंप्यूटर, ऐसे विशेषज्ञ सिस्टम विकसित कर दिए गए जो मानव के साथ खेल भी खेलने लग गए। ऐसा ही 1996 में आईबीएम ने डीप ब्लू नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसके साथ में तत्कालीन
ग्रैंड मास्टर शतरंज के विश्व चैंपियन खिलाड़ी गैरी कास्पारोव को खिलाया गया। 96 में जो ये डीप ब्लू जो कंप्यूटर था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुसज्जित था, उसमें गैरी कास्पारोव हार गए। 1997 में IBM ने उस डीप ब्लू को और एक नेक्स्ट वर्जन और भी उसमें सुधार करके कंप्यूटर लाया गया और ग्रैंड मास्टर गैरी कास्पारोव को डीप ब्लू ने हरा दिया। मानव की बुद्धिमत्ता को कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हरा दिया, लेकिन बनाया उसको मानव ने ही है। और सिस्टम आगे बढ़ा। 2000 से 2020 का जो समय था, ये मशीन लर्निंग और बिग डेटा कलेक्शन का जो समय था, और इसी समय इंटरनेट और एक प्रकार का डाटा विस्फोट, जिससे इंटरनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बहुत ही सरल कर दिया और धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के विभिन्न रूप, विभिन्न प्रकार के वर्जन देखने को मिले। 2016 में गूगल डीप माइंड ने अल्फागो नाम का AI बनाया। ये अल्फागो एक प्रकार का जो गो बोर्ड गेम होता है, ये अल्फागो ने गो बोर्ड गेम में विश्व चैंपियन को हरा दिया। AI आधारित 22 असिस्टेंट है। 22 के माध्यम से हम जो भी बात बोलेंगे तो उसका एनालिसिस करके, उसका विश्लेषण करके, उसको इमेज के रूप में, शब्दों के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में AI का विकास देखने को मिल गया। ऐसे ही AI सीरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट काफी लोकप्रिय हुए। AI जनरेटिव AI के रूप में, ऑटोमेशन के रूप में 2020 से लेके वर्तमान समय में काफी विकसित है। ये अब तो AI शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में पृथ्वी से लेके और आकाश तक अपना विस्तार कर लिया है। गगनयान में ह्यूमनाइड रोबोट्स व्योमित्र यात्रा करने के लिए तैयार है। शिक्षा के लिए नोवा तैयार है और आपसे बातचीत करने के लिए चैट बॉट के रूप में इंसान से बातचीत कर सकता है। जिस रूप में चाहे उस रूप में आपको उत्तर दे सकता है, मानव के रूप में भावनाएं व्यक्त कर सकता है, आपके बताएगी, आपके डाटा के रूप में आप एक कहानी लिख करके और ऑडियो वीडियो के रूप में ये जो जनरेटिव AI है ये आपको उत्तर दे सकते हैं। ये इसी को चैट बॉट कहा जाता है। ऐसे बहुत से चैट बॉट जो बहुत ही चर्चा में है, चैट GPT, डॉली, मिडजर्नी और गूगल का जेमिनी, ऐसे तमाम जो चैट बॉट्स हैं जो कि बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत सरलता से इनका यूज इंसान कर रहा है और अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा है। पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक हर समस्याओं का समाधान इन जनरेटिव AI के पास मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए तो ऐसे फॉरेंसिक साइंस ने भी ऐसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास कर लिया है कि आपके पास आए हुए जो कई बार धमकी भरे मेल्स आते हैं कि बम से रेल को उड़ा दिया जाएगा, फ्लाइट्स में बम रखे हुए हैं, तो AI के माध्यम से ये मेल कहाँ से आया है, स्पैम है या नहीं, गलत फर्जी तो नहीं है, और यहाँ तक कि उन मेल को लिखते समय, मेल को मेल करते समय जो मेल का जो व्यक्ति है जो मेल कर रहा है उसकी भावनाएं किस रूप में थी, यह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा, वह गुस्से में था, नाराज था, खुश था, फर्जी है, कैसी उस समय उसकी मानसिकता थी मेल करने वाले को, उसके द्वारा उसकी जानकारी भी फॉरेंसिक साइंस विभाग के द्वारा ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डेवलप कर ली गई है। एक बहुत बड़ा विकास है और बहुत बड़ी मानव के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। लेकिन ये सुविधा कहीं मानव की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, मानव का एनालिसिस पावर है, वो कहीं कमजोर ना हो जाए, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन पहले हम सकारात्मक जो इसके विकास है, जो सकारात्मक प्रभाव मानव समाज पर है, उसको देख ले। जब मानव समाज हर चैलेंज को हमेशा स्वीकार करता रहा है और हर परिस्थितियों के अनुरूप अपने को अनुकूलित कर लेता है और ढाल लेता है, यही उसके विकास की प्रक्रिया का मेन सिस्टम है।
तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है मैन्युफैक्चरिंग के रूप में, अब मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट है, हेल्थ केयर में सर्जरी से लेकर के तमाम रोगों का डायग्नोसिस है, निदान है, शिक्षा के क्षेत्र में तो पढ़ाई केरल में नोवा जो वुमेन्स रोबोट्स है उसके द्वारा शिक्षा भी दिया जा रहा है, नई नौकरियां मिल रही, स्टार्टअप ऐसा जब कहा जाता है कि जो परंपरागत नौकरियां हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन नई स्किल डेवलप करके लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे इसके फायदे हैं और आगे चल करके ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से मानव की बुद्धिमत्ता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी डेवलप कर ली जाएगी, जैसा मानव जिस ढंग से बुद्धिमान है, सोच सकता है, ऐसा ही और भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, इवन ह्यूमन बिहेवियर के रूप में ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डेवलप होने जा रहे हैं। चैलेंजेस भी कम नहीं है, समस्याएं भी कम नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा कई बार ऐसे फर्जी ऑडियो वीडियोस और फेक न्यूज, साइबर हमले, ऑटोमेटिक हैकिंग, है ना, डीप फेक के द्वारा तो ऐसे ऐसे वीडियो बना दिए जाते हैं तो समझ भी नहीं आता कि सही इंसान बोल रहा है कि झूठ इंसान बोल रहा है। कई ऐसे वीडियोस बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख डीप फेक का किया था। अभी चाइना ने डीप सीख बनाया, वो भी बहुत चर्चा में, वो भी बहुत चैलेंजिंग है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दुरुपयोग भी फर्जी तरीके से हमले करने में और दुरुपयोग करने में सामने को देख सकता है। चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इसमें जैसे इसको डाटाज इसमें संग्रहित होते हैं वैसा ही एनालिसिस करता है। कई बार किसी के द्वारा गलत डाटा एंट्री कर दी जाती है तो ये एक प्रकार से इसमें बायस्डनेस भी किसी देश के लिए, किसी जाति प्रजाति के लिए हो सकती है और पूर्वाग्रह भी देखने को मिल जाता है। कई बार ऐसी स्थिति बनी कि लोगों ने चैटबॉट का उपयोग करके अपनी भावनाओं को चैटबॉट से शेयर किया और चैटबॉट ने जो उत्तर दिया उससे व्यक्ति डिप्रेशन में गए और यहाँ तक कि सुसाइड करने तक की स्थिति बन गई। तो ये सब परिस्थितियां भी निर्मित हो रही हैं, लेकिन मानव अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मशीन के रूप में ही करे। तो इस तरह की चैलेंजेस आ सकते हैं आने वाले समय में। अभी तक इनके लिए कोई विशेष कानून और रेगुलेशंस नहीं आए हैं और जो बौद्धिक संपदा अधिकार का जो मैटर है वो भी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जो रिसर्च आएंगे, जो अनुसंधान सामने आएंगे, जो चीज आएगा वो उसका कॉपीराइट किसके पास होगा, पेटेंट किसके पास होगा, ये बौद्धिक संपदा अधिकार किसके पास होगा। अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा डाटाज के माध्यम से कोई कलाकृति बना दी जाती है, कोई मेडिसिन बनाई दी जाती है, कोई कंटेक्स्ट बना दिए जाते हैं, तो ये कॉपीराइट किसके पास होगा, बौद्धिक संपदा। तो ये सब चीजें एक प्रकार की चैलेंजेस मानव के पास है, लेकिन मानव हमेशा से हर चैलेंज को स्वीकार करता है। आशा है कि इस चैलेंज को भी वो ठीक करेगा और अपनी बुद्धिमत्ता को और भी विकसित कर लेगा ताकि उसका एनालिसिस पावर नेचुरल बने रहे, क्योंकि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव ने बनाया है और मानव ही खतरे में पड़ जाए तो फिर तो बात ठीक नहीं है। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से भी ज्यादा विकसित करना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एक मशीन की तरह ही उपयोग करना है। जय हिंद, जय भारत।